अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिपल टैंक स्टार्ट कर लिया था। उसकी कुछ थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है। ये मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन हमने जो है वो वाटर वेव्स की करवानी है, यानी कि जो पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं उनकी डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने करवानी है। तो सबसे पहले जो पानी के अंदर वेव्स पैदा हुई थी उनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ यूँ था कि जैसे मिसाल के तौर पे ये रिपल टैंक था, इसका यूँ कह लें कि ऊपर से जो उसका व्यू था वो कुछ इस तरह था। उसके अंदर वेव्स यूँ पैदा हो रही थी, जैसे शक्ल के अंदर मैंने आपको दिखाई थी, जो शक्ल 12 थी उसके अंदर 10.12 इस तरह की वेव जो है वो रिपल टैंक के अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो ये वाली बेसिकली जो लाइंस हैं ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, यानी कि वेव का सामने वाला हिस्सा। अब ये वेव इस मीडियम के अंदर पैदा हो रही हैं, पानी के अंदर मूव कर रही हैं। हमने क्या काम करना है कि इन वेव्स को रिफ्लेक्ट करवाना है। इन वेव्स को हमने क्या करवाना है, रिफ्लेक्ट करवाना है, फिर हमने इसको रिफ्रैक्ट करवाना है और फिर डिफ्रैक्ट करवाना है। तो जाहिर है हमें उसके लिए इस मीडियम के अंदर कोई रुकावट रखनी पड़ेगी डिफ्रैक्शन के लिए, और डबल मीडियम हमें करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, और उसके लिए जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए भी हमें ये मीडियम जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि डबल मीडियम करना पड़ेगा। आप वो रुकावट लगा के भी आप कर सकते हैं या फिर रेयर और डेंसर मीडियम का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये इनका स्ट्रक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। अब हमने इनकी रिफ्लेक्शन करवानी। अब मिसाल के तौर पे वही मीडियम आपके पास है पानी, ठीक है, उसके अंदर वेव्स इस तरह की थी। हमने क्या किया, इस मीडियम के अंदर एक रुकावट रख दी। ठीक है जी, तो ये वेव्स जो कि इसके अंदर कुछ यूँ मौजूद थी उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, और इन वेव्स को बोलते हैं इंसिडेंट वेव, यानी कि इस साइड पे ये ट्रैवल कर रही। ठीक है, यानी कि ये वेव ऐसे आ रही हैं, ठीक है, और हमने इनके रास्ते में क्या रख दी, एक रुकावट रख दी। ठीक है, तो ये वेव्स क्या करेंगी, इस रुकावट के साथ टकराएंगी। अब इस रुकावट के साथ टकराने के बाद क्या होगा उसकी शक्ल मैं आपको बना के दिखाता हूँ जी। तो अब इस तरह के जो आप रुकावट रखेंगे, ये वेव्स आ रही होंगी, टकराने के बाद ये वेव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी शक्ल जो है वो आप यूँ बना सकते हैं कि इसके अंदर जो वेव फ्रंट है वो इस तरह है, यानी कि वेव्स ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, और इसके अंदर वेव फ्रंट जो हैं वो कुछ इस तरह है। इसका मतलब वेव्स जो है वो ऐसे मूव कर रही। तो पहले वेव की डायरेक्शन ये थी, रुकावट के साथ टकराने के बाद वेव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुड़ गई उसी मीडियम के अंदर। ठीक है, एक ही मीडियम है, पहले ये वेव ऐसे आ रही थी फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी वेव का किसी रुकावट के साथ या किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाना, इसको हम वेव की रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर आप डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, कि जब वेव किसी एक मीडियम के अंदर मूव कर रही होती हैं, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब ये दूसरे मीडियम की सतह पे जाके गिरती हैं या टकराती हैं तो क्या होता है, दे बाउंस बैक, वो वापस मुड़ जाती हैं इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के अंदर। अब किस तरह मुड़ती हैं, सिचुएशन क्या होती है, वो कह रहा है सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये क्या कंसेप्ट है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आई होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। एक रुकावट रखी हुई, वेव्स आ रही हैं, रुकावट के साथ टकराती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती हैं, सिंपल सी बात है। अब हमने चेक करना है कि इनके एंगल ऑफ इंसिडेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखें, सबसे पहले आपको नॉर्मल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। जैसे लेट कर लेते हैं कि ये कोई लाइन है, तो इसके ऊपर नॉर्मल लाइन कौन सी होती है,
जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है तो इसके ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होती है कि जिसका एंगल 90 डिग्री हो। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर नॉर्मल है और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर नॉर्मल है। तो नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो ये बात ज़हन में रखनी है। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो आपके पास रुकावटें हैं, आपने इन रुकावटों पे नॉर्मल गिराना है, यानी कि नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है। ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस रुकावट के साथ 90 का एंगल बनाए। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये वाली लाइन जो है हम यहाँ पे लगा लें, तो ये लाइन इस रुकावट के ऊपर परपेंडिकुलर है। कैसे, इसका जो एंगल होगा वो आप देख सकते हैं वो कितना है, 90 डिग्री। समझा रही बात। अच्छा, ये वाली जो वेव थी ये इंसिडेंट वेव है, ठीक है, और ये जो वेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने यहाँ पे लाइन ड्रा की है, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है वो इधर एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ठीक है, इस लाइन को हम n से जाहिर करते हैं, मतलब नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है जी, इसको भी जो है हम नॉर्मल कह देते हैं। अब आपने चेक करना है कि ये जो वेव है इसकी डायरेक्शन क्या है। ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाली जो वेव है इसकी डायरेक्शन चूंकि यूं है, मतलब ये ऐसे मूव करती हुई आ रही है इस तरह, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान कुछ एंगल होगा। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल लाइन है, तो इनके दरमियान जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो जाविया होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और इसको हम आई से जाहिर करते हैं। इसके साथ ये वाली अलामत लगाते हैं और इस अलामत का मतलब है एंगल। ठीक है, तो एंगल आई लिखा हुआ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाली रे कुछ यूं है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगी, यानी कि ये जो रे है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हम लिख सकते हैं कि ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही, तो ये वाली लाइन आपने यहाँ पे लगा देनी है, मतलब वेव की डायरेक्शन ये है। तो आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे में वेव की डायरेक्शन ये थी और वेव की डायरेक्शन का नॉर्मल के साथ जो एंगल था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो उसकी जो डायरेक्शन है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा यहाँ पे नॉर्मल लाइन के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको आर से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन है वो उस वक्त होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहली बात तो ये कि वेव जाएगी दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ टकराएगी या किसी भी रुकावट के साथ टकराएगी, टकराने के बाद उसी मीडियम के अंदर वापस लौट जाएगी। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त रिफ्लेक्शन की क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्शन था। अब हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होती है जी। तो ये इंसिडेंट रे है जो कि इस साइड पे ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब ये किसी दूसरे मीडियम, आप यूं कह लो कि ये रुकावट से इस साइड पे कोई और मीडियम है और इस साइड पे कोई दूसरा मीडियम है, मतलब ये दोनों मीडियम क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, इनमें से एक रेयर कह लें और एक जो है उसको हम डेंसर कह लें। ठीक है, तो इस मीडियम के अंदर देखें तो वेव फ्रंट कुछ इस तरह है, इसका मतलब वेव ऐसे मूव कर रही इस तरह। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ये वेव इस रुकावट से गुजर जाती हैं, यानी कि किसी दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती हैं, तो फिर आप देखें तो इनके वेव फ्रंट थोड़े से चेंज हुए हैं, मतलब बिल्कुल जो है वो वर्टिकल नहीं है बल्कि थोड़ा सा इनके अंदर चेंज आया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस वक्त जो वेव की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो पहले वेव की डायरेक्शन ये थी और दूसरा जब दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी वेव तो फिर उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो क्या वेव की डायरेक्शन चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। पहले वाला था रिफ्लेक्शन, अब जो है वो है रिफ्रैक्शन। और इसमें क्या होता है कि एक मीडियम के अंदर जो वेव्स आ रही होती हैं, जब वो किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है, यानी कि वो अपने रास्ते से हट जाती हैं। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं?
रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि एक वेव आ रही है, ठीक है, जब वो किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, इंटर होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। देखो इसकी डायरेक्शन ये थी, अब जब ये दूसरे मीडियम के अंदर इंटर हुई तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन चेंज हुई। तो इसमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। और इसको जो है हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये वेव कुछ इस तरह आ रही थी ऐसे, तो अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल लाइन गिरा रहे हैं इस रुकावट के ऊपर, तो नॉर्मल लाइन ये बनेगी, इधर नॉर्मल लाइन ये बनेगी, इसको हम एन से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे इस साइड पे आ रही है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा, लेट करते हैं कि ये इस तरह आ रही ऐसे, ठीक है, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है ये रे जो कि ऐसे इसमें से गुजर गई है, मुड़ गई है, यानी कि कुछ यूं हो गई है, आप यूं कह लो कि ऐसे हो गई या फिर बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास था रिफ्रैक्शन। उसके बाद है जी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन में जब कोई वेव किसी रुकावट के साथ रुकावट के दरमियान में से गुजरती है या रुकावट के साथ टकराती है, तो क्या होता है कि वो रुकावट के किनारों के गिर्द मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे भी आप शक्ल दे सकते हैं 10/16, ठीक है जी। तो इस तरह की शक्ल होगी, ये कुछ रुकावटें आपने मीडियम के अंदर रख देनी है, मतलब एक ही मीडियम होगा उसके अंदर आपने रुकावटें रख देनी हैं और थोड़ा सा उन दोनों रुकावटों के दरमियान आपने गैप रख देना है। तो जब ये वेव फ्रंट चूँकि इस तरह है, इसका मतलब ये रेस ऐसे आ रही हैं, ठीक है। जब ये रेज इसमें से पास करेंगी तो क्या होगा कि इन रुकावट के किनारों के गिर्द मुड़ जाएंगी। बेसिकली होता क्या है कि जो वेव होती है ना, उसका जो वेव फ्रंट होता है, उस वेव फ्रंट के ऊपर जो नॉर्मल लाइन होती है वो वेव की डायरेक्शन है। कैसे, जैसे ये वेव्स हैं, अब ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट इधर जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। तो आपने क्या काम करना है कि ये लेट कर लेते हैं कि ये वाला वेव फ्रंट, इसके ऊपर आपने नॉर्मल लाइन ड्रा कर देनी, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, तो वो ये वाली होगी ना, ठीक है। तो जिस साइड पे ये होगी उधर ही वेव की डायरेक्शन होती है। अगर इधर है वेव इधर जा रही तो फिर ये लाइन आप इस साइड पे लगाएंगे। तो हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन जैसी रुकावट से पास करती हैं उसके बाद वेव फ्रंट कोई फिक्स नहीं रहता। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो इधर वेव फ्रंट ये है, मतलब यहाँ पे वेव की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर आप इस जगह पे चेक करो तो इधर वेव की डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये वेव आ रही थी, जब इसमें से पास हुई, रुकावट के करीब से गुजरी, तो रुकावट का जो किनारा है उस साइड पे मुड़ गई है, यानी कि ये ऐसे आ रही थी ये रे और ऐसे हो गई। तो किसी भी रे का किसी मीडियम के अंदर पड़ी रुकावट के करीब से गुजरने के बाद उस रुकावट के किनारों के गिर्द मुड़ जाना, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये शक्ल के अंदर दिखाई हुई भी है, इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, झुक भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं, ठीक है। ये रुकावट के गिर्द इस साइड पे भी आ सकती हैं और ये आपस में मतलब ऐसे भी मुड़ सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने रुकावट किस तरह की रखी हुई है और आपके पास वेव जो हैं उनकी नोयत क्या है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, कि वेव्स का झुक जाना या फैल जाना अराउंड दी शार्प एजेस, तेज किनारों के गिर्द। किसके किनारे, ऑफ ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें आपने रखी हैं, यानी कि वेव्स का रुकावट के तेज किनारों के, तेज ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, वेव का रुकावट के किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फिर झुक जाना कह सकते हैं, या फोकस पे चले जाना, मिल जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो उसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये रुकावट भी हो सकती है, स्लिट भी हो सकती है। स्लिट क्या होती है, ये जो होल होता है दरमियान में, ये गैप है, इसको हम स्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रिपल टैंक
सबसे पहले आपने वो थ्योरी लिखनी जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाई, उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी है रिफ्लेक्शन की, फिर रिफ्रैक्शन की, और लास्ट में आपने डिफ्रैक्शन की हेडिंग देनी है। साथ में आपने शक्लें भी बनानी है और जो थ्योरी यहाँ पे शक्लों के बारे में लिखी हुई है वो भी आपने लिखनी है। तो सरगर्मी 10.3 ये भी आपने पेपर के अंदर लिखनी होगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत अहम होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।